This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः चैत्रशुद्ध चतुर्थी दिनांक 5 एप्रिल 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 शास्त्र परीक्षा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं तदनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध शिष्य बुद्धिहितम अपगत पुनरुक्त दोषम आर्षम सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रह क्रमम। तो सुप्रणीत इस प्रकार का संग्रह सूत्र भाषा और संग्रह इस प्रकार का क्रम जिसमें है इस प्रकार का वो होना चाहिए। स्वाधार जिसका अच्छा आधार इस प्रकार का हो। जो आगे सोयम आयुर्वेद शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च, ये 3 कारण उसके लिए जो बताते हैं। इस प्रकार से आधार उसका बहुत ही पक्का अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए। अनवपतित शब्दम, तो अवपतित शब्द नहीं होने चाहिए। जो शब्दों का प्रयोग होगा वो अच्छे शब्दों का प्रयोग इस प्रकार का होगा। अकष्ट शब्द, और उसका उच्चारण में भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। सहज सुलभ रीति से वो बता सके। पुष्कलाभिधानम, जहाँ बताने के लिए काफी कुछ बातें इस प्रकार की होगी, कहने के लिए स्पष्टीकरण के लिए काफी कुछ पुष्कल इस प्रकार का अभिधान इस प्रकार का होगा। कर्मागतार्थम, क्रम से आगत अर्थ इस प्रकार से है। तो एक विषय चालू है, उसमें कोई संबंध आया, दूसरा विषय उससे शुरू हो गया, उसमें कोई संबंध आया, तीसरा विषय उसमें शुरू हो गया। और टीकाकार जनरली ये समर्थन करते रहते हैं कि पहला अध्याय किस प्रकार से कहा गया, दूसरा अध्याय किस प्रकार से कहा गया, और ये अध्याय भी क्यों लिया, इसके बारे में बताते रहते हैं इस प्रकार से। अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधान, और अर्थ तत्व विनिश्चय जिसमें प्रधान इस प्रकार का है,
तो यहाँ का अर्थ का मतलब प्रयोजन ये भी हो सकता है। नहीं जो नहीं तो जो रेगुलर अर्थ जो है वो उसके तत्व जो है वही जिसमें ज्यादा बताए जाएंगे, इस प्रकार का होना चाहिए। ये जो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ये सूत्र हो, या सर्ववृत्तिर्हेतु भावानां न निरोधस्ति कारण केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम् जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमदेह धातवः इति साम्यात्तमास्तेषां स्वभाव परमः सदा वगैरह वगैरह। तो इसमें जो अर्थ है वो अच्छी तरीके से समझ में आए, इस प्रकार से उसकी रचना होनी चाहिए। अर्थत्व तत्व विनिश्चय प्रधानम संगतार्थम, जो भी अर्थ है वो संगत इस प्रकार से है, उसके उपपत्ति अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। असंकुल प्रकरणम जिसमें बहुत सारे विषय एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो अभी विषय बता रहा हूँ उसी विषय को लेकर आगे जाएंगे इस प्रकार से। असंकुल प्रकरणम आशु प्रबोधकम, और तात्काल प्रबोधन करने वाला इस प्रकार का कि जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आएगी इस प्रकार से। लक्षणवच्च उदाहरणवच्च, उसमें लक्षण भी हो, व्याख्या भी हो, और उसके अनुसार उदाहरण भी हो। तदपि प्रपद्येते शास्त्रम, तो उस शास्त्र की तरफ हमें जाना है, उस शास्त्र को हमें सीखना है। शास्त्रम ही एवं विधम अमल एव आदित्य तमो विधूय प्रकाशयति सर्वम, इस प्रकार का जो शास्त्र होगा वो अमल आदित्य इव, जैसे प्रकाशमान तेजस्वी इस प्रकार का जो सूर्य है वो तमो विधूय अंधकार को दूर करते करके प्रकाशयति सर्वम, सभी चीजों को प्रकट कर लेता है, प्रकाश उसके ऊपर डाल देता है। उसी प्रकार से ये शास्त्र हमें स्वीकार करना है और उसी शास्त्र का अध्ययन करना है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अनेक विध शास्त्र उस समय में मौजूद इस प्रकार की थी, और चॉइस था लोगों के लिए कि कौन सा करे कौन सा न करे। ये सुश्रुत दाना तो इतने लिप नहीं जाकर हे बंद के लिए दूध आणलंय आणि तो इसमें से दो मुद्दे मेरे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। आयुर्वेद क्या है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद विद्या है, आयुर्वेद कला है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद शास्त्र है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार की बात नहीं है। फिर विद्यामति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धिराश्रय यस्य ते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्तते, ये जो निदान सूत्र स्थान 9वें अध्याय में खुड्डा का चतुष्टय में जो बातें बताई गई है विद्या के बारे में बताया गया है। तो क्या है विद्या, क्या है एक्चुअली? तो शास्त्रम गुरुमुखोदगीर्णम आदाय उपास्य च असकृत, विद्या जो है वो गुरु से आती है। तो ये तो शब्द है इससे शाब्द ज्ञान होगा, और वो सभी के लिए समान ही होगा ऐसी भी बात नहीं है। हर एक की आकलन शक्ति अलग अलग इस प्रकार की है। वही सूत्र पढ़ने पर उन लोगों को कुछ अलग तरीके से अर्थ प्रतीत हो सकता है, और इसलिए विद्या का एक अहम महत्व ऐसा है कि गुरुमुख से विद्या आती है, तो गुरु का बताते हैं कि इसका इस अर्थ इस प्रकार से करना है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित च रोगिणम, इस सूत्र के विषय में वेणुमाधव शास्त्री जोशी का कहना था कि दर्शन यानी कि देखना, स्पर्शन यानी कि स्पर्श करना, और प्रश्न यानी कि प्रश्न पूछना, इससे रोगी की परीक्षा होती है। ये सामान्य अर्थ इस प्रकार का हो गया। अब इसमें दर्शन और स्पर्शन ये दो इंद्रियों का विषय हो गया।
लेकिन गंध लेना है नहीं लेना है, आवाज सुनना है नहीं सुनना है, तो फिर इसको कैसे है, रस के द्वारा, रसनेंद्रिय के द्वारा ज्ञान लेना है नहीं लेना है। तो टीकाकार बताते हैं कि स्पर्शन ये उपलक्षण है, केवल स्पर्शन ही वहां पे करना है ऐसा नहीं है, तो बाकी जो इंद्रिय अर्थ है उनका भी ग्रहण उसमें लेवे। अब वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था कि दर्शन को ही हम शास्त्र समझे। दर्शन शब्द शास्त्र के लिए आता है, इस प्रकार से आयुर्वेद दर्शन कहा जाता है। और दर्शन का दूसरा एक मतलब होता है कि केवल शास्त्र नहीं बल्कि उस शास्त्र का अध्यात्म, ये भी दर्शन शब्द में समा जाता है। जब हम आयुर्वेद दर्शन की बात करते हैं, इनका जो मध्वाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह है, उसमें एक रसेश्वर दर्शन नाम का बताया गया है। उनको तो वेदांत स्थापित करना है, तो सभी दर्शनों को पहले वर्णन करके उनका खंडन करके अंतिम दर्शन वेदांत ही है ये बताने की कोशिश करते हैं। उसमें एक रसेश्वर दर्शन भी आया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने रसेश्वर दर्शन क्यों ले लिया, चरक संहिता क्यों नहीं ली आयुर्वेद दर्शन के लिए। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का आयुर्वेद दर्शन लेकर एक एमए का कोर्स है, और बहुत सारे हमारे छात्र उन्होंने आयुर्वेद दर्शन लेके वो पूरा किया है। तो उसमें ये बात थी कि उसमें आयुर्वेद एज ए फिलोसफी, आयुर्वेद एक तत्व ज्ञान के हिसाब से दर्शन शब्द का अर्थ लेना है। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी का कहना था कि पहले आयुर्वेद एक दर्शन के हैसियत से रोगी की परीक्षा करे या आयुर्वेद सीखने की कोशिश करे, फिर स्पर्शन उपलक्षण लेना ही है क्योंकि बाकी सभी उसमें आने आने चाहिए, तो चक्षुरेंद्रिय भी उसमें शामिल कर देंगे। दर्शन का जो देखना, ये जो अर्थ लेते हैं, वो वहां लेने के बजाय स्पर्शन को वैसे ही उपलक्षण मानना ही है, तो उसके साथ में देखना ये भी शामिल कर लेंगे। तो शास्त्र के अनुसार परीक्षा करनी है। उनका कहने का मतलब ये है कि दर्शन शब्द का अर्थ शास्त्र ऐसा करके या तत्व ज्ञान ऐसा करके उसके अनुसार परीक्षा करनी है। अब सभी भाषांतरों में दर्शन स्पर्शन प्रश्न का अर्थ यही बताया होगा कि देखना, स्पर्श करना और प्रश्न पूछना, इससे रोगी की परीक्षा की जाती है। तो ये गुरुमुखोदगीर्ण विद्या है कि ये कुछ अलग अर्थ इस प्रकार का इसमें से उभर आया, और यही गुरु का कर्तव्य है। वाच्यार्थ जो है वो संस्कृत की पढ़ाई अच्छी हो तो हम समझ सकते हैं, उसमें ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन सिर्फ वाच्यार्थ से बात नहीं बनती है, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ ये भी उसमें अपेक्षित होते हैं। और काव्य प्रकाश में मम्मटाचार्य कहते हैं कि सर्वेषां प्रायेषु व्यंजकत्वम अपि इष्यते। साहित्य में तो यह आवश्यक है कि केवल वाच्यार्थ से करेंगे तो कोई साहित्य की मजा नहीं है। उसी प्रकार शास्त्र में भी लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ इनका काफी महत्व है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस इस प्रकार से जो कहते हैं, वो किसी गुरु को किसी समय में ये एक आध बात समझ आती है कि अरे ये इस प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। जैसे कि कोलटकर सर का मैंने उदाहरण बताया था, एतानि खलु दोषस्थानानि येषु संचयन्ते दोषाः। इस सूत्र को पढ़कर उन्हें प्रतीत हुआ कि जो आगंतु विकार है, बाह्य कारण जिसमें है, विहारात्मक हेतु है, उसके बारे में इस सूत्र का एक अहम महत्व इस प्रकार का रहेगा। और फिर विहारात्मक कारणों से संप्राप्ति, ऐसा उन्होंने एक आर्टिकल उस समय में लिखा। तो ये स्पार्किंग लाइट सारखा जैसा हुआ कि अचानक कुछ बात ध्यान में इस प्रकार की आई। जैसे मैं ये वमन योग के बारे में सोच रहा था, वचा पिरंगवादी योग सिद्धि स्थान में स्तन्य दृष्टि के लिए,
और इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा ये काफी कॉमन केसेस है। तो दोषदुष्ट समूर्छना भंग करने के लिए ये काम में आएगा, ऐसा सोचकर मैंने उसको ले लिया और बना के योग हम प्रयोग कर रहे हैं अभी। तो ये विद्या है। तो आयुर्वेद केवल शास्त्र नहीं है, शास्त्र तो हमारे ग्रंथों में है, जो हमारे ग्रंथ है वह शास्त्र है, उसको भली भांति समझना ये एक बात इस प्रकार की होगी। वाच्यार्थ कम से कम समझना ये एक अहम बात इस प्रकार की होगी। लेकिन सिर्फ उसी से बात नहीं बनेगी, विद्या भी उसमें होनी जरूरी है इस प्रकार से। और इसलिए गुरुकुल का एक अहम महत्व इस प्रकार का है। हमारी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि लोग मूल ग्रंथों को पढ़ भी नहीं पाते, अध्यापक जो है वो मूल ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते। तो अर्थ बताना, वाच्यार्थ भी बताना मुश्किल है, और आगे चलकर व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ ये बताना तो और मुश्किल है। और अध्यापक अगर अगर प्रैक्टिशनर नहीं है तो उसके सामने कुछ होगा ही नहीं इस प्रकार से। तो विद्यार्थी और अध्यापक दोनों परीक्षार्थी है केवल। और जब तक ये परिस्थिति सुधरेगी नहीं तब तक हम मूल रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने गुरुकुल का आरंभ किया कि ताकि गुरु के मुख से ये सुने और फिर उनके प्रैक्टिकल के आधार पर, उनके समझने के सोचने के आधार पर नई नई बातें लोगों तक पहुंचती रहे इस प्रकार से। और इसलिए विद्या भी है। अब कला ये एक और अलग चीज, 64 कलाएं बताई गई है जो शास्त्र विद्या कला, ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें। लेकिन उसमें एक संभाषण कला ये भी है, और सभी वैद्यों को, उनके असिस्टेंट्स को, उनके रिसेप्शनिस्ट वगैरह कंपाउंडर्स है, उनको संभाषण तो करना ही पड़ता है। तो हर एक की कला अलग अलग रहेगी। अभी तो मुझे 64 कलाएं पूरी याद इस प्रकार की नहीं है, लेकिन जो व्यवहार होता है उसमें कलाएं उपयोग में लाई जाती है। और केवल शास्त्र अच्छा होने से, विद्या अच्छे होने से काम नहीं होता, हमें कला की भी जरूरत होती है। अभी ये काफी जगह सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताते हैं, जो कंपनीज में सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है। सो सॉफ्ट स्किल क्या है? वास्तव में संभाषण कला है। एक दूसरे से कैसे बर्ताव करना है, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, अदब से बात करो, प्रेम से बात करो, आनंद से बात करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सामने वाली व्यक्ति भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर हम ही गुस्सा करके कुछ बताएंगे तो सामने वाली व्यक्ति भी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी। तो ये सॉफ्ट स्किल एक आवश्यक चीज इस प्रकार की है। वैसे कंपनी का अपना प्रोडक्शन है, वो अच्छा है और लोग उससे संतुष्ट है, तो ये सॉफ्ट स्किल की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग ये एक अलग चीज इस प्रकार की होती है, उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये भी बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और इसलिए एक कला भी है। तो बेसिकली जो मूल ग्रंथ है वो हमारे शास्त्र है। और खास करके चरक सुश्रुत आदि ग्रंथ जो है वो हमारे लिए शास्त्र की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान है, दर्शन है, केवल शास्त्र नहीं है, शास्त्र दर्शन, आयुर्वेद दर्शन है। आगे वाले ग्रंथ चाहे योग रत्नाकर हो, भाव प्रकाश हो, या वैश्य रत्नावली वगैरह इस प्रकार के हो, इसमें सिर्फ औषधियों के ऊपर जिक्र किया गया है। और ये सभी जो भाग है, मूल सिद्धांतात्मक या तत्वज्ञानात्मक जो भाग है, वो तुम्हें मूल ग्रंथों से मिलेगा। अभी जो मैं ऑडियो सीरीज चला रहा हूँ, इसमें मूल सूत्रों को लेकर उसके तत्व ज्ञान को प्रकट करना
और आयुर्वेद एक शास्त्र कैसे है ये लोगों तक पहुंचाना, हमारे छात्रों तक और सर्वसामान्य लोगों तक ये अभी मैं कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से मूल ग्रंथ तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसका भली भांति अध्ययन होना है, लेकिन सिर्फ अपने अपने तरीके से अध्ययन करने से बात नहीं होती। गुरु के मुख से अगर सुनोगे तो उसका परिणाम अलग इस प्रकार का होता है। मैंने काफी लोगों को जिक्र किया, एक तो इसमें ज्वाइन हो जाओ इस सूत्र में, इस जो उपक्रम में, या खुद का अपना उपक्रम शुरू करो, खुद मूल ग्रंथों को पढ़ना शुरू करो। ये बात हो नहीं रही। कुछ वैद्य इकट्ठा आते हैं, हफ्ते में एक बार मिलते हैं, कुछ विषय पर चर्चा करते हैं, वापस चले जाते हैं। अगर शास्त्राध्ययन करना है तो मूल ग्रंथों का ही अध्ययन जरूरी है, वो दूर रख के काम नहीं होगा। और फिर भी उसमें एक गुरु हो अगर कि जिसका अनुभव, उसका ज्ञान ज्यादा अच्छा इस प्रकार का हो, तो वो जो बताएगा वो विद्या रहेगी। और ये भी अहम है, ये भी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और ये स्थिर इस प्रकार की चीज नहीं है। अभी के जमाने में मैं कुछ बताऊंगा, आगे 100 वर्ष के बाद कुछ और आके कुछ और बताएगा, मूल सूत्र तो वही है, लेकिन विद्या अलग होगी। तो जितने भी तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे, वो एक अलग अलग बात इस प्रकार की होगी। कोरटकर सर के बहुत सारे गुरु थे, मेरे भी काफी गुरु रह चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में से है। तो गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे ऐसा कहा जाता है। तो इतने सारे लोगों से विद्या सीखना ये एक अलग बात इस प्रकार की होती है। तो ये विद्यावान होते हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों से ज्ञान ग्रहण की चेष्टा की है, प्रयास किया है, वो सभी विद्यावान इस प्रकार के होते हैं। और ये शास्त्र जानने के लिए एक अहम उपाय इस प्रकार का है। हमने जो तद्विद्य संभाषा गुरुकुल में रखे है, शाम को 3 अध्यापक रेसिडेंस के लिए है, तो तीनों अनुभवी है, तीनों ज्ञान संपन्न इस प्रकार के है। फिर उसमें जो संगोष्ठी होती है तद्विद्य संभाषा इस प्रकार से, तो उससे सभी का फायदा होता है, इन 3 अध्यापकों का भी होता है, छात्रों का भी होता है। तो ये विद्या का आदान प्रदान इस प्रकार का थोड़ा सा है। और तद्विद्य संभाषा ही ज्ञानाभियोग संहर्ष करी वगैरह आगे इसमें ही आएगा, सूत्र विवाद स्थान 8वें अध्याय में तद्विद्य संभाषा वगैरह के बारे में। तो गुरुकुल की संकल्पना इस प्रकार से की गई है कि हम सुबह कंठस्थीकरण करें पहले, अच्छे रूप से उच्चारण कैसे हो, शुद्ध उच्चारण कैसे हो, ये बात ध्यान में आए। कुछ हद तक योग का उपयोग करेंगे, और फिर अध्यापक जो है वो मूल ग्रंथ को पढ़कर, चाहे तो उसकी टीका को पढ़कर उसके बारे में विवरण करते रहे, और उसमें साथ में अनुभवों की जोड़ दे दे। तो ये विद्या इस प्रकार की होगी। अभी तो मेरा मानना है कि हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और उसके आधार पर अगर एक प्रोजेक्टर के जरिए मूल संहिता सामने दिखते हैं, अभी हम सभी लोगों को कहते हैं कि आपने अपनी किताब लेके आए, अध्यापक के पास भी अपना किताब होता है, लेकिन अगर एलसीडी प्रोजेक्टर है और मूल संहिता ऊपर दिख रही है जैसे यहाँ पे दिख रही है और उसमें कोई शब्द, संधि विग्रह, समास विग्रह शब्द जो है उनके अर्थ, अन्वय और सूत्र का अर्थ, ये सामान्य रूप से बताना, ये एक अहम बात होगी। तो वो अगर हम ई संहिता बना के ब्राइट माउस क्लिक पर ये उपलब्ध है, तो छात्र अपने आप सीख सकेंगे। व्हाट इज द टाइमिंग एंड लिंक फॉर तद्विद्या संभाषा ये गुरुकुल में होती है
हर रोज शाम सुबह 5 बजे उठना है और फिर एक कंठस्थीकरण योग वगैरह सब करके नहा धो के 8 बजे खाना खाने के लिए आते हैं। 8:30 बजे अध्यापन शुरू होता है, 8:30 से 12:30 तक। 12:30 से 2 भोजन का अवकाश है, 2 से 6 बजे तक फिर से अध्ययन होता है, तो 8 घंटे अध्ययन होता है। उसके बाद में थोड़ा आउटडोर होता है, स्पोर्ट्स या कुछ घूमना वगैरह इस प्रकार से। भोजन होता है और भोजन होने के बाद तद्वितीय संभाषा होती है रात 9, 9:30, 10 बजे तक। तो स्टूडेंट्स तो निवासी है, अध्यापक भी 3 दिन के लिए निवासी इस प्रकार के है। अब अक्षय तृतीया को अगला गुरुकुल शुरू होगा सोनाली शिंदे के यहाँ खड़क इस देहात में, और सूत्र और शारीर ये स्थान सिखाएंगे फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र आ गए हैं काफी हद तक, उसके इंटरव्यूज हो गए, फिर सिलेक्शन होगा और फिर वो गुरुकुल आरंभ होगा। तो ये गुरुकुल का हिस्सा है, तद्विद्य संभाषा ये गुरुकुल का हिस्सा है। और उसी में शाम का या रात के पहले प्रहर का समय तद्विद्य संभाषा के लिए रखा जाता है। और फिर छात्रों को कुछ शंकाएं हैं तो वो पूछ लेते हैं उन अध्यापकों से, या अध्यापकों को कुछ बताना है अलग से तो वो बता देते हैं इस प्रकार से। तो केवल शास्त्र नहीं, विद्या की भी आवश्यकता है, और मूल रूप से ग्रंथों का उच्चारण सही हो, शुद्ध हो, इस ये भी बात देखनी है। सरल रूप से जो अर्थ वाच्यार्थ होगा वो फीका है काय होता है। ये JSVC ला टाकली ना रे गुरुकुलची लिंक आत्ताच्या? हाँ, आता जे नवीन गुरुकुल आहे ठीक है, मैं शेयर करूंगा। कार्यकारिणी पर आई है, मुझे लगा कि GSVC में किसी ने डाल दी होगी। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। तो देखते हैं, वो मैं लिंक डाल देता हूँ। अभी मालूम नहीं जो आगे वाले छात्र है वो हिस्सा ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, प्रायोरिटी तो फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के लिए जाएगी। लेकिन ऐसा अगर प्रतीत होता है कि अच्छे छात्र नहीं है तो शायद बाकी छात्रों का भी विचार हो सकता है इस प्रकार। तो ये विद्या भी है। और जैसे मैंने कहा कि कला भी है, व्यवहार जो है वो कला के जरिए होता है, और फिर उसके हिसाब से ये एक कला भी है। मग छात्र पण निवासी गुरुकुलात राहतात का? वो तो निवासी गुरुकुल में ही रहते हैं। छात्र जो है वो पूरे महीने के लिए या जितना निर्धारित समय है वहां तक रहते हैं, और अध्यापक 3-3 दिन के लिए रहते हैं। 3 अध्यापक आते हैं और वो जाने के बाद दूसरे 3 अध्यापक आते रहते हैं। तो ये साइक्लिकली रहते हैं, और छात्रों से केवल रहने का और खाने पीने का खर्च लिया जाता है। अध्यापक अपने खर्च से आते हैं, कुछ भी उनको मानधन नहीं दिया जाता। अपनी प्रैक्टिस बंद करके 3 दिन के लिए आते हैं, ऐसा है। तो ये निवासी गुरुकुल इस प्रकार का है। अभी ये सब खुल गया है, निर्बंध हटाए गए हैं, तो ये अभी आसानी से हो जाएगा। मई फर्स्ट वीक में ये शुरू होगा। इनकी परीक्षा 24 अप्रैल तक है। 24 अप्रैल के बाद एक आध दूसरा प्रैक्टिकल आगे चला जाता है, तो इसलिए एक हफ्ते के बाद 3 मई को अक्षय तृतीया है, तो एक अच्छा मुहूर्त है, तो उस दिन इसकी शुरुआत होने वाली है। मैं शेयर करूंगा, तो ये देखो। तो इस प्रकार का जो शास्त्र है वो अमल सूर्य के जैसे
अंधकार को दूर करके सभी चीजें जो है वो प्रकाशित इस प्रकार का कर देता है। तो इस प्रकार से अध्ययन से जो फायदा होगा वो अलग इस प्रकार की चीज रह गई। अभी मेरा मानना है कि हम अच्छे ढंग से सच्चे ढंग से आयुर्वेद सीख ही नहीं रहे हैं। कॉलेज में जो कुछ माहौल है वो बिल्कुल बेकार इस प्रकार का माहौल है। और उसमें आमूलाग्र परिवर्तन लाने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि अध्यापकों में परिवर्तन करें। मैं मानता हूँ कि अध्यापकों में परिवर्तन नहीं होगा। अपकमिंग जो अध्यापक है, जो नए निर्माण होने वाले अध्यापक है, जो अभी यूजी में है, उन पर अगर हम प्रयास करते हैं तो नए अध्यापक अच्छे तरीके से आ जाएंगे और वो हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तदनंतरम आचार्यं परीक्षेत। तो शास्त्र पहली परीक्षा करे शास्त्र की, और फिर आचार्य की परीक्षा करे। तद्यथा पर्यवदावत श्रुतम। तो पर्यवदात का मतलब ये जिसका ज्ञान शुद्ध इस प्रकार का है। ये यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन जो शोभनीय या सच्चा ज्ञान जिसका है, परिदृष्ट कर्माणम, जिसने कर्म देखे हैं। अब एक थोड़ी सी अजीब बात है, सभी जगह परिदृष्ट कर्माणम ऐसा ही आता है। जिसने कर्म किए हैं इस प्रकार के बारे में बहस नहीं होती। मैंने तो लिख दिया कि दृष्टकर्मा कृतकर्मा, केवल दृष्टकर्मा नहीं कृतकर्मा भी है वैद्य। तो कोलट कर सर इस प्रकार के थे। तो सभी को कृतकर्मा भी होना चाहिए, केवल दृष्टकर्मा से बात नहीं होती है। माधवाचार्यांनी आयुर्वेद दर्शन ऐवजी रसेश्वर दर्शन का घेतले। ये तो मैं नहीं बता सकता। शायद उसका प्रतिवाद करना आसान था, क्योंकि उनको तो वेदांत की तरफ लेके जाना था। वैसे चरक लेते तो उसमें वेदांत है ही। तो उसके आधार पर वो अगर अतः परम ब्रह्म भूतो वगैरह वगैरह जो बातें चारिस्थान 5वें अध्याय में बताई गई है, वो तो अध्यात्म वेदांत तत्व ज्ञान ही है। लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मानि पश्चाता परावर दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते या बुद्धि विरत्यति बलम महामोह मयंत महा वगैरह वगैरह, ये जो सभी बातें वहां पे बताई गई है वो वास्तव में वेदांत तत्व ज्ञान ही है। तो मध्वाचार्य शायद उसके बारे में बता सकते कि ये इस प्रकार के आयुर्वेद में ये भी आया है। लेकिन सांख्य भी आया है आयुर्वेद में। योग भी आया है। तो आयुर्वेद एक्चुअल क्या है? और रसेश्वर को तो हम दर्शन के रूप में रसेश्वर को तो दर्शन के रूप में हम में से कोई नहीं मानता। किसी को पता ही नहीं है। तो ये थोड़ा अजीब रहा है कि उन्होंने चरक संहिता को छोड़कर ये जो आगे वाला रिसर्च प्रदर्शन है उसको क्यों ले लिया। उसमें पारागंधक वगैरह की बात है। फिलहाल उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हम नहीं बता सकते। लेकिन आयुर्वेद एक दर्शन के हैसियत से कैसा है, ये एक अजब अजब चीज इस प्रकार की होगी। वैसे देखा जाए तो रोग ये अलग एंटिटी है दोषों से। दोष एक कारण है, रोग उसके कार्य है। और यदि रोग या अलग एंटिटी नहीं मानी जाती, केवल दोषों को देखकर चिकित्सा करनी है, ऐसी स्थिति होती तो आयुर्वेद काफी आसान हो जाता। दोषों के स्थान, उसके गुण, उसके कर्म वगैरह का सभी का अभ्यास करो और रोगियों में क्या बिगड़ गया है, कौन सा दोष बिगड़ गया है, किस स्थान में है, किन गुणों से बिगड़ गया है, ये देखो और उसके विपरीत चिकित्सा करो। तो ये इतने सारे रोग वगैरह बताने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन ऐसे नहीं है। पूर्वरूप अवस्था तक दोषों का अधिकार है, तदनंतर संप्राप्तिर्भवति, उसके बाद संप्राप्ति होती है, व्याधि जन्म होता है, और फिर लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो व्याधि के कार्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये एक अलग एंटिटी बन गई। और यहाँ वैशेषिकों का जो असत्कार्यवाद है कि ये अलग ही एंटिटी बन गई, और इसलिए कार्य कारण और भेद, हाँ कार्य और कारण इनमें भेद है, ये जो बात मानते हैं आरंभवाद इस प्रकार से, उसके आधार पर सभी रोगों के बारे में बताना आवश्यक हो गया कि कारण क्या है, संप्राप्ति कैसी होती है, लक्षण क्या क्या होता है, अवस्थाएं क्या क्या होती है वगैरह, उसकी चिकित्सा क्या क्या होती है। नहीं तो केवल दोषोपक्रमण से बात हो जाती, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो यहाँ स्पष्ट है कि वैशेषिकों का जो आरंभवाद है वो हमने स्वीकार किया है, और वैसे सत्कार्यवाद को भी स्वीकार किया है। नई नई एंटिटीज आती रहती है, सिंड्रोम्स होते रहते हैं, उनके बारे में कैसे सोचना है। सैव कुपितो दशा समुत्थान विशेषता स्थानांतराणे च प्राप्ति विकारांत कुरुते बहु, वही प्रकुपित दोष कारण विशेष के अनुसार अन्य स्थानों में जाकर अन्य बहुत सारे विकारों को, रोगों को निर्माण करता है। तो यहाँ तो हम दोष और व्याधि इसमें सत्कार्यवाद की भाषा कर रहे हैं। उन्हीं के आधार पर हमें व्याधि रूप कार्य जो है वो समझ लेना है। तो क्या है त्रिदोष सिद्धांत? वास्तव में आरंभवाद और सत्कार्यवाद इन दोनों का मिलाप है। जितने भी रोग ग्रंथों में वर्णित है ये सब आरंभवाद से उनका वर्णन किया गया है, लेकिन जो नए नए विकार उभर आते हैं उनको दोषों के आधार पर सोचना है कि दोष दुष्य समुच्चना किस प्रकार की बन गई, लक्षण समुच्चय किस प्रकार से बन गए, और फिर उसकी चिकित्सा कैसी करनी है वगैरह वगैरह। और फिर रोग मुक्ति होने के बाद फिर से दोषों की चिकित्सा करनी है। रोगा दोषस्तु स्वतः या दूसरी चिकित्सा से निवृत्त होता है। तो जो व्याधि हर है वो अवश्य दोष हर है, क्योंकि वो अगर दोष का हरण नहीं करेगा तो व्याधि का हरण भी नहीं कर पाएगा। ये पूर्व पक्ष स्थापित किया, और फिर बताते हैं नहीं ये अलग है, प्रतिनियत शक्ति का नहीं भेषज द्रव्याणि भवन्ति। हर एक औषध की शक्ति एक प्रतिनियत इस प्रकार की होती है। तो किसी औषध को दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य होगा, लेकिन दोष को शमन करने का क्षमता उसमें नहीं होगी। तो फिर वहां दोष प्रत्यय चिकित्सा आगे देने की जरूरत इस प्रकार के कुछ द्रव्य ऐसे रहेंगे कि दोनों की चिकित्सा कर सकते हैं, व्याधि की भी चिकित्सा करते हैं, उभय प्रत्यनिक इस प्रकार के जो है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद बहुत सारे दर्शन शास्त्रों का मिलाप है। ये तो बिल्कुल एक दूसरे से विरुद्ध इस प्रकार के तत्व है, और फिर भी इसके बारे में उनका मिलाप इसमें कर दिया है इस प्रकार से। अभी त्यागाद विषम है तो नाम समानाम चोपसेवनात् विषमाना अनुबंधन्ति जायन्ते धातव समाहा वगैरह वगैरह जो है, उसमें चक्रपाणी दत्त वर्णन करता है कि एक क्षणभंगवाद से जुड़ा है जो बौद्धों का इस प्रकार का है। मूल सूत्रों में कहीं भी बौद्धवाद, शून्यवाद या क्षणभंगवाद का निर्देश नहीं है। ये बात सही कही गई है कि यथाभूत तथा भाव विपद्यते, जैसे निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसका नाश हो जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते।
तो एक दृष्टि से देखा जाए तो क्षणभंगवाद का निर्देश न करते हुए भी ये क्षणभंगवाद है, ये चक्रपाणी दत्त ने समझ लिया और उसके अनुसार इसका विवरण करने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत इसमें समा गए हैं। पूर्व कर्म का सिद्धांत जो वेदांत को सम्मत इस प्रकार का है, दैवमात्मकृतं विद्यात् कर्म यत् पौर्वदेहिकम वगैरह वगैरह, तयोरुदारयोरुक्तिर्दीर्घस्य स सुखस्य च यतस्य आयुषो हेतुर्विपरीतस्य चेतरा। तो ये वेदांत का ही है। तो अगर हम इन सभी को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं तो ये बात सामने आएगी कि आयुर्वेद में बहुत सारे शास्त्रों का मिलाप है। वैसे बेस हमारा वैशेषिकों का है, सामान्यांच विशेषांच गुणांक द्रव्याणि कर्म च, ये तो वैशेषिकों का बेस है। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक स्मृतः, ये भी बात बताते हैं सांख्य तत्वज्ञान के अनुसार। चेतना धातुरप्येका स्मृत पुरुष सोचने का, ये भी बात बताते हैं। तो सभी शास्त्रों से रेफरेंसेस लेके ये बना इस प्रकार का है। और मूल रूप से आयुर्वेद दर्शन समझने के लिए इन सभी भावों का अच्छा अध्ययन होना चाहिए। ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पर्यवदात श्रुत जो गुरु हो, आचार्य हो, उसका ज्ञान विशुद्ध इस प्रकार का हो। अब ये काफी मुश्किल है। किसको विशुद्ध ज्ञान वाला गुरु कहेंगे, और लौकिक व्यवहार में इस प्रकार के गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। फिर भी हमें कोशिश तो जारी रखनी है। और जनरली अध्यात्म में ऐसा आता है कि गुरु छात्रों को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। अगर आप अच्छे छात्र हम बनेंगे तो गुरु मिल जाएगा। इस प्रकार से तो परिदुष्ट कर्माणम केवल देखने का मैं नहीं मानता हूँ। जिन्होंने कर्म किए हैं वो भी अध्यापक इस प्रकार के गुरु होने चाहिए, दक्ष। तो अलर्ट इस प्रकार से कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में जागरूक या सावधान, दक्षिण। और फिर भी उदार मत वाला इस प्रकार का, दाक्षिण्य जिसके पास है इस प्रकार सा। तो जैसे मैं सॉफ्ट स्किल की बात कह रहा था कि हम प्रेम से, आनंद से दूसरे के साथ व्यवहार करें तो वो भी उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। अगर हम ही गुस्सा करके कुछ बोलेंगे तो वो भी उसी प्रकार की रिएक्शन दे देगा। तो हमें दक्षिण होना चाहिए कि सभी के अनुकूल इस प्रकार के हो, इसी प्रकार से व्यवहार करते रहना चाहिए। इसका मूल कारण अहंकार होता है, मैं कोई श्रेष्ठ हूँ और मुझे ही सब आता है, और फिर आके आप सामने वाली व्यक्ति तुच्छ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको इसी तरीके से बताना है। ये भाव अगर मन में रहेंगे तो हम उसी प्रकार का बर्ताव करेंगे, हम क्रोधाविष्ट हो जाएंगे और सभी लोगों से उसी के साथ पेश आएंगे। तो दक्षिण जो है वो समझता है कि मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, और मुझे किस बात का अहंकार करना है। जितना आदमी ज्यादा सीखता जाता है उतना विनम्र हो जाता है, उतना दक्षिण इस प्रकार का हो जाता है। तो हमें सीखते रहना चाहिए कि पूरे जन्म में मैंने इसमें से क्या सीखा, ये सीखने की जरूरत है और उसको फिर व्यवहार में लाने की जरूरत है। अभी ज्ञानेश्वर माउली सीरीज चल रही है, लोग कितने भी तरीके से उनको सताने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी उनका जो पेश आना है वो बिल्कुल सात्विक इस प्रकार का। और सामने वाले आदमी कुछ भी पीड़ा करे, इस प्रकार से करे, फिर भी वो शांत गंभीर और उसको शांति से जवाब देने वाले, प्रेम से जवाब देने वाले इस प्रकार के। तो माउली क्यों कहते हैं, ज्ञानेश्वर माउली क्यों कहते हैं?
तो ये माँ जैसे माँ जैसा व्यक्तित्व है, तो उसी प्रकार से हमें लोगों से पेश आना है। गुरुमौली भी कहा जाता है, गुरुकुमौली कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में इस प्रकार की रखने की जरूरत है। शुचिम पवित्र होना, और ये केवल बाह्य शुचिता अपेक्षित नहीं है। पर्यवदात श्रुतम या शब्दात श्रुतम सा अर्थ काय है? श्रुत यानी कि ज्ञान। पूर्व काल में जो ज्ञान आता था वो मौखिक परंपरा से ही आता था। अब लिखित भी ज्ञान होता है। अब ऑडियो भी ज्ञान होता है। ऑडियो तो श्रुत में आ जाएगा। लेकिन वीडियोस भी है, उसमें क्रिया भी है। तो किसी भी तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको श्रुत इस प्रकार का बताया जाए। सुश्रुत का मतलब जिसने अच्छा सुन लिया है वो सुश्रुत है। शोभनम श्रुतम श्रुतम यस्य सः सुश्रुतः। सो भली भांति जिसने ज्ञान इकट्ठा किया है, ज्ञान सीख लिया है, बहुत सारे लोगों से सीखा है, वो सुश्रुत कहा जाता है। तो श्रुत का मतलब यहाँ पे ज्ञान इस प्रकार का है। शुचिम तो पवित्र होना केवल शारीरिक पावित्र्य नहीं है, मानसिक पावित्र्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि मन से भी किसी के बारे में बुरा न सोचना, विद्रोह न करना वगैरह, मत्सर असूया वगैरह इस प्रकार की बातें नहीं होना, क्रोध नहीं होना, ये शुचित्व का लक्षण इस प्रकार का है। जितहस्तम ये एक अलग ही कैटेगरी है कि जिसमें हम हाथ डालेंगे उसमें हमें यशस्विता प्राप्त होगी। इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं। कोलटकर सर ने एक भड़कमकर डॉक्टर की केस बताई थी। पुणे में एक भड़कमकर करके बहुत प्रख्यात एलोपैथी के डॉक्टर होके गए, और ये पुराने जमाने की बात है, स्वातंत्र पूर्व काल की। तो उनके कोई अंग्रेजी टीचर थे, बहुत सभी लोगों के प्यारे थे। तो जैसे देश स्वतंत्र हुआ ये सभी अंग्रेज चले गए, वैसे वो भी अपने देश चले गए। तो जहाज पर वो जब जा रहे तो उनको विदा करने के लिए उनके सभी छात्र इकट्ठा हो गए। और सभी के वो बहुत प्यारे थे और उनको भी सभी शिष्य प्यारे थे। तो उन्होंने जो नजदीक उनके छात्र थे उनको कुछ देना आरंभ किया, किसी को पेन दिया, किसी को घड़ी दे दी वगैरह इस प्रकार से। भड़कम कर थोड़े दूर पे खड़े थे, वो थोड़े शाय इस प्रकार के थे, निकट नहीं जा पाए। लेकिन उस टीचर ने उनको देख लिया, और वो तो उनका बड़ा अच्छा शिष्य था, बहुत बहुत प्यारा शिष्य था। तो फिर उसको भड़कमकर को उन्होंने नजदीक बुलाया और अपना उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है वस्तु, लेकिन तुम जिसमें हाथ डालोगे तुम्हें उसमें यशस्विता प्राप्त होगी, ये आशीर्वाद दे दिया। तो जितहस्तता क्या चीज होती है? भड़कमकर ने बहुत नाम कमाया पुणे शहर में खास करके, जबकि टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी नहीं थी एलोपैथी में भी। तो सभी जो बातें निर्भर होती थी वो क्लिनिकल डायग्नोसिस पर निर्भर होती थी, और उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत ही अच्छा था। वो एक जाने माने इस प्रकार के डॉक्टर रहे। वैसे वायवी फाटक भी इस प्रकार के अच्छे डॉक्टर रहे पुणे में, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है जितहस्तता ये एक अलग चीज है, एक कैसे प्राप्त होती है। जैसे ये प्रतिभा जो कही जाती है एक अलग चीज है। सभी को प्रतिभा नहीं होती, कुछ लोगों को ही होती है, विशिष्ट क्षेत्र में होती है। चित्रकार को चित्रकला में प्रतिभा होती है, शिल्पकारों को शिल्प में होती है, लेखक को लिखने में होती है, कवि को काव्य में होती है। तो एक अलग ही है, और ये अलग होने के कारण ये व्यक्ति अलग हो जाते हैं, इनमें एक प्रतिभा अलग इस प्रकार की है। तो उसी प्रकार से जितहस्तता
कि जिसमें भी आप हाथ डालोगे वहां पे आपको सक्सेस मिल जाएगा, ये यशस्विता प्राप्त होगी। ये कुछ लोगों के लिए खास करके बताया जाता है। भारत की हाल ही की स्थिति जो है उसको रूप देने में कई लोगों का योगदान है और इंडस्ट्रियलिस्ट का योगदान है। इसमें विक्रम साराभाई का एक नाम सबसे ऊपरी इस प्रकार का है कि जब कुछ भी नहीं था भारत के पास, उस जमाने में ये उन्होंने स्पेस रिसर्च के बारे में बात की, अवकाशयान छोड़ने की बात की वगैरह इस प्रकार से। एपीजे अब्दुल कलाम इनका अग्निपंख हदगुण म्हणजे जितहस्तता से आएगा। यस, जितहस्त और सिद्धहस्त एक ही है या अलग होंगे? ये भी एक ही रहेगा। जितहस्त मराठी में हम हदगुण कहते हैं, वैसे ये सिद्धहस्त इस प्रकार के भी होते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम इनका अग्निपंख आत्मचरित्र है। तो उन्होंने विक्रम साराभाई की भेंट की रात 2 बजे 2 से 4 बजे तक, और फिर विक्रम साराभाई ने उनको ये स्पेस रिसर्च वगैरह वगैरह, और फिर वो मिसाइल मैन की तरीके से जो उभर आए, इसमें मूल योगदान विक्रम साराभाई का है। और रात के 2 बजे, तो ये पूरे देशभक्ति में डूबे इस प्रकार के लोग थे। और उन्होंने जो नींव रखी है इस प्रकार की, वो काफी महत्वपूर्ण। अग्निपंख, ये तो ये अलाइड वाचन जो है हमें करते रहना चाहिए। इसमें काफी अलग अलग चीजें सामने आ सकती है। एक प्रेरणा अच्छे तरीके से मिलती है। नहीं तो विक्रम साराभाई का नाम सामने आने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी जो भी एटॉमिक रिसर्च वगैरह इस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें होमी भाभा का नाम लिया जाता है। और खास करके स्पेस के रिसर्च के बारे में विक्रम साराभाई का नाम लिया जाता है। तो ये कुछ अलग तरीके के उद्योगपति थे, जिन्होंने उद्योग तो भली भांति संभाले, लेकिन देश की उन्नति के बारे में, तरक्की के बारे में भी सोचा। उसके लिए अप्रोप्रिएट आदमियों को इकट्ठा किया, उनको प्रेरित किया। तो ये एक अहम कार्य इस प्रकार का है। तो जितहस्तम उपकरणवंतम, तो उपकरणवान इस प्रकार के चाहिए, उनके पास सभी प्रकार के उपकरण होने चाहिए। ये करना चाहता हूँ कि इसका उपकरण मेरे पास है इस प्रकार से। सर्वेंद्रियोपपन्नम, सभी इंद्रियों से युक्त इस प्रकार से। तो हमारी स्थिति अभी ऐसे है कि 40 ही में हमें ये चश्मा चढ़ जाता है। मैंने एक अजीब बात का अनुभव सुना था, मैंने पहले भी शेयर किया है। हमारे एक तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में व्याख्यान हुआ था, और उसने एक वैद्य के बारे में बताया था। ये देहात में घर था, और ये पड़वी जिसको बोलते हैं उसमें बैठे थे, सामने रास्ता था। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। सामने से एक आदमी आ रहा था, और इनकी उम्र 95 साल की थी, जो वैद्य थे उसकी। तो उसको जैसे देखा, तो वैसे मैंने कंपाउंडर को कहा, अरे ये औषध की 64 पुड़िया बना के रखो। फिर वो आदमी आया, फिर इन्होंने काफी उसके साथ गप्पे शप्पे किए। फिर उसने बताया कि मैं दवाइयों के लिए आया था। तो बोले, हाँ मालूम है, तुम्हारी दवाइयाँ तैयार है, लेके जाओ। तो उसको दवाइयाँ सौंप दी। वो लेके चला गया। तो फिर ये जो व्याख्यान देने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा, आपने कुछ देखा नहीं, नाड़ी परीक्षा भी नहीं की, उसको पूछा भी नहीं कुछ?
तो बोले कि नहीं, मेरा निदान हो गया, जब आ रहा था उसी समय मेरा निदान हो गया, तो उसके आधार पर मैंने दवाइयाँ दे दी। तो बोले ऐसे कैसे निदान हो सकता है? केवल कोई आदमी आता है हुए देखते हैं तो उसके आधार पर निदान हो जाता है। तो उन्होंने अजीब सवाल पूछा, क्या आप मद्यपान करते हैं? तो उसने कहा ना, नहीं, मैं मद्यपान नहीं करता हूँ। तो आप मद्यपी आदमी को पहचान सकते हैं क्या? मैंने, हाँ, पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचानते हैं? तो बोलते कि वो स्थिर नहीं रहता, बार बार झुकता है, गिरता है, कुछ भी बड़बड़ता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये मद्यपी के लक्षण है। याच्याबद्दल रॉकेट बॉयज म्हणून सिरीज आहे सर. ओके. रॉकेट बॉयज. बॉयज बॉयज. या स्पेसच्या संदर्भामध्ये. तो बोले नहीं, ये सही आंसर नहीं है। क्योंकि तुमने मद्यपान नहीं किया है, इसलिए तुम मद्यपी को पहचान सकते हो। उसी प्रकार से तुम अगर स्वस्थ हो तो तुम अस्वस्थ को समझ सकते हो। मैं 95 वर्ष का हूँ, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, तो रोगी की किसी भी हलचल को भी मैं समझ सकता हूँ और क्या हुआ है ये समझ सकता हूँ। अब अगर ये निकष हम हमारे लिए रखे तो क्या परिस्थिति होगी? वेब सीरीज है. ओके. किस चैनल पे है ये? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि तरीका अलग अलग इस प्रकार का होता है। हम तो मानते हैं कि रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी इनसे विवधारों के द्वारा निदान करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी निदान का एक तरीका हो सकता है। गोवा में दादा वैद्य करके वैद्य थे, वो केवल मूत्र परीक्षण के आधार पर निदान करते और चिकित्सा दे देते थे। अलग है। लेकिन काफी मशहूर थे और बहुत सारे रोगी आते रहते थे इस प्रकार से। सोनी लाइव ऐप है। ओके. हाँ, तो ठीक है। रॉकेट बॉयज देखते हैं अगर कहीं मौका मिलता है तो सर्वेंद्रियोपपन्नम, सर्व इंद्रियों से उपपन्न इस प्रकार का वैद्य होना चाहिए, तभी वो भली भांति इस प्रकार से समझ पाएगा, ज्ञान कर पाएगा और फिर छात्रों को भी टेलिग्राम वरून पण मिळेल. ओके. माझ्याकडे आहे सर. ओके. मुझे समय कब मिलने वाला है ये अहम बात है. लेकिन ठीक है. तुम जेएसयूसी पर भी डाल दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा. तो यहीं पे रुकते हैं. आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.